पार्ट 10। सेब का खट्टा मीठा और उसके स्पर्श की मिठास दोनों ही आपस में मिलकर मेरे शरीर को मथने लगे। मैं ढीली पड़ती चली गई। तभी उसने एक संतरा निकालकर उसमें से आधा मुझे दिया और आधा खुद खाने लगा। फिर संतरे की एक फांक अपने मुंह में डालते हुए वह बोला, संतरे का रस कितना खट्टा मीठा है। क्या तुम्हें नहीं लगता स्त्री पुरुष जब एक हो जाते हैं तो जीवन में भी खट्टी मीठी मिठास आ जाती है। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे क्या पता, इसका एहसास तो जब होगा जब हम एक हो जाएंगे। डॉक्टर ने यह सुनते ही संतरा मेज पर रख दिया और मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तुम वास्तव में ही बड़ी ही ऊंची चीज हो। एक संपूर्ण स्त्री ऐसी ही होती है। दूजे प्यार की शुरुआत होने से पहले ही तुमने दूजे प्यार के आनंद का स्वाद चखा दिया। सभी स्त्रियां दूजे प्यार के प्रति इतने सुंदर ढंग से कहाँ जीती है। मैं यह सुनते ही चौंक गई। अब तक कितनी स्त्रियां तुम्हारी बाहों में आ चुकी है ऐसे। डॉक्टर हंसने लगा। अपनी स्वेच्छा से कोई 50 स्त्रियां, लेकिन तुम उनसे एकदम ही अलग हो, एकदम ही खट्टी मीठी। उसके यह कहने की देरी थी कि उसका चेहरा पसीने से नहा गया। उसकी हंसी कहीं गायब हो गई। मैं कुछ समझ ना सकी। तभी मेरी निगाहें डॉक्टर की पैंट पर चली गई। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अनायास ही मुझे हंसी आ गई। यह मैं क्या देख रही हूँ डॉक्टर साहब, तुम्हारी पैंट तो आगे से गीली हो चुकी है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उसकी मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह बहुत ही शर्मिंदा था, लेकिन मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। किसी शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी। मुझे गोद में लेने से पहले सोच तो लिया होता कि तुम मर्द हो भी या नहीं। अब बात मेरी समझ में आई। तुम्हारी पत्नी क्यों मायके में रह रही है और तुम इतनी बेशर्मी से उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो मुझे छेड़ा क्यों। नपुंसक आदमी कुछ करने से पहले ही आउट हो गया। यह कहकर मैंने उसे जोर से एक धक्का दिया और उसके फ्रिज से एक सेब निकालकर खाने लगी। तभी डॉक्टर बोला, मैं क्या करूं, यही तो मेरे साथ समस्या है। तो तुम अपनी पत्नी को क्यों गालियां दे रहे थे। यह क्यों नहीं कहा कि तुम शीघ्र पतन के मरीज हो। पत्नी तंग आकर छोड़कर चली गई। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। मेरे यह कहते ही डॉक्टर बाथरूम में चला गया। अब मैं बहुत ही खुश थी कि जो पुरुष मेरे साथ है वह पुरुष नहीं है। मैं दंगा समाप्त होने तक यहाँ चैन से रह सकती हूँ। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत था। पुलिस अभी जहां तहां थी, परंतु लोग आ जा रहे थे। मैं डॉक्टर को जगाते हुए बोली, उठो, शटर उठाओ, दंगा समाप्त हो गया है। मैं इस कैद से उब गई हूँ। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना। डॉक्टर हड़बड़ाकर उठते हुए बोला, लेकिन जाओगी कहाँ, तुम्हें इससे क्या मतलब। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा। तो वह चुपचाप शटर की ओर बढ़ गया और एक झटके में ही शटर ऊपर उठा दिया। मैं दौड़कर बाहर आ गई। मुझे बाहर आकर अजीब सी शांति की अनुभूति हो रही थी। मैंने डॉक्टर की ओर व्यंग्यपूर्ण अंदाज में देखा तो वह अपना सा मुंह लेकर क्लिनिक में चला गया। मुझे बड़ी हंसी आई। यह गुप्त रोगों का डॉक्टर है और खुद ही गुप्त रोगी है। भला इलाज क्या करता होगा। अपना इलाज तो अभी तक नहीं कर पाया। मैं घृणा से उसके क्लिनिक को देखती हुई सड़क पर पैदल ही चलने लगी। मेरे सामने यही तो एक समस्या थी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। लेकिन चलना तो मुझे था ही। जिंदगी का ही तो नाम है। मैं टूटी फूटी दुकानों को, बाहर खड़े दुकानदारों को देखती हुई आगे बढ़ती ही जा रही थी। मेरे चेहरे पर कोई ठिकाना ना होने का तनिक भी भय नहीं था। दंगे फसाद के बाद की शांति मेरी आंखों के सामने थी। उस शांति में एक अजीब सा कड़वाहट भरा मातम छाया हुआ था। मेरे मन को ढांढस बंधाने के लिए यह सब काफी था। मैं मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ मैं ही दुखी ऐसा नहीं हूँ। दंगे फसाद के शिकार ये सभी लोग मेरी ही तरह बेबस और लाचार है। जब इनमें जीने की शक्ति है तो मुझे क्या हुआ जो मैं हताश निराश हूँ। टूटी दुकानें फिर से बनाई जा रही है।
चोट खाए लोग मरहम पट्टी करवा रहे हैं, तो क्या मैं अपनी मरम्मत नहीं कर सकती? जो टूटता है वही जुड़ता भी है। जुड़ना जिंदगी है और टूटना मौत। मुझे पुरुषों की औकात का अंदाजा लगाना है। वे अब तक औरतों को ही तोड़ते आए हैं। उनके साथ जबरदस्ती करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। अब मैं उन्हें तोड़ूंगी, उनके साथ जबरदस्ती करूंगी, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी। यह सोचते सोचते मैं एक होटल के गेट के बाहर आ गई। वहां मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने मुझे अंदर चलने के लिए कहा, तो मैंने मना कर दिया। उसने कहा, बाहर रहकर क्या करोगी? अंदर जाओगी तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। 5 स्टार होटल का खाना शायद तुमने कभी खाया नहीं होगा। वह आग्रहपूर्वक शब्दों में बोला। नहीं, मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। मैं एक सांस में ही बोल गई। वह हंसने लगा। मेरे पास तो है ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम जैसी हसीन और दिलदार लड़कियों पर मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं तो भी कम ही है। उसके यह कहते ही मैं यह समझ गई कि बूढ़ा आशिक मिजाज व्यक्ति है। लड़कियां इसकी कमजोरी है। इससे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। मैं यह सोचते ही खुशी के मारे खिल उठी और उसका हाथ थामे गेट से होती हुई होटल में प्रवेश कर गई। वह खाने की मेज पर बैठते ही बोल पड़ा, क्या लोगी? तभी वेटर ने व्यंजनों के नाम वाली सूची मेज पर रख दी और हमारा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा, तुम जो खाना मंगवाओगे मैं वही खाऊंगी। ठीक है, तो चलो चिकन मटन खाते हैं। आज मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा ही है। उसके यह कहते ही वेटर चिकन मटन लाने के लिए चला गया। खाना खा लेने के बाद वह थोड़ा सहमते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? सुनते ही मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरा तो कोई ठिकाना है ही नहीं। अब इसे क्या बताऊं? यह सोचते ही मैं काफी नर्वस हो गई। वह एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। मेरी ओर देखते हुए उसने फिर वही सवाल दोहराया। तो मैं रुक रुक कर बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो बेघर हूँ। कौन कहता है कि तुम बेघर हो? यह इतना बड़ा होटल है। इस होटल में एक कमरा हमेशा मेरे नाम से बुक रहता है। आओ मेरे साथ। यह कहकर वह होटल की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आया और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, लो यह चाबी और जाकर दरवाजा खोलो। मैं चाबी लेकर ताला खोलने लगी। ताला जब खुल गया तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। क्या शानदार कमरा था। मेरी तो आंखें ही चुंधिया गई। तभी मुझे किसी की मर्दानी बाहों के स्पर्श का एहसास हुआ। वह बूढ़ा मेरे कंधों को धीरे धीरे सहला रहा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। मुझे यह पता था कि यह बूढ़ा मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। शायद हम ही मजबूर थे। मैं बेघर थी, मेरे पास घर नहीं था और वह अपनी आदत से मजबूर था। उसे खूबसूरत और कमसिन लड़की की देह से खेलने में मजा आता था। उसने मेरे कंधे को सहलाते सहलाते चिकोटी काट दी। मैं उछल के एक कोने में जा खड़ी हुई। उसने बच्चों वाली हरकत कर दी थी। मैंने गौर से देखा। उसकी आंखों में गजब की मादकता झिलमिला रही थी। वह बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। मैंने कई युवा पुरुषों से दूजे प्यार वाले संबंध बनाए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई थी। अब तक मैंने 10-15 बूढ़ों से भी दूजे प्यार वाले संबंध बनाए थे और वे सभी ही उद्दंड और बदतमीज ही इस मामले में निकले थे। शायद इसकी वजह उनमें उत्तेजनाओं का ना होना ही था। वे जिस गति से मुझे छूते छाते थे, चूमते चाटते थे, उतनी आक्रामकता दूजे प्यार के समय नहीं दिखा पाते थे। फिर वे अपनी खींच चोट पहुंचाकर ही दूर करते थे। मैं इतना तो पहचान ही गई थी कि पुरुष इस उम्र में आकर दूजे प्यार का रोगी बन जाता है। महिलाएं इस उम्र में आकर शांत स्थिर पड़ जाती है। मैंने सोचा, क्यों ना इस बूढ़े की रगों पर हाथ रखा जाए। फिर मैंने उससे पूछा, जनाब, इस उम्र में भी तुम लड़कियों के साथ हवसी जीवन जीने की इच्छा क्यों रखते हो? वह हंसने लगा। क्यों? बूढ़ों का दिल शरीर के जैसे जैसे बूढ़ा नहीं होता है, पुरुष का मन कमसिन लड़कियों की देह से खेलने के लिए ललचाने लगता है।
तुम्हारी पत्नी की देह क्या इस खेल के लिए उपयुक्त नहीं है? मैंने उसे छेड़ा तो वह बोला, वह तो बूढ़ी हो गई है, उसके स्तन लटक गए हैं, उसकी आग ठंडी पड़ गई है, वह तो इन क्रियाओं को करने की इजाजत देना भी पाप समझती है। मैं मुस्कुरा पड़ी। तो क्या तुम बूढ़े नहीं हुए हो? मैंने कहा ना कि शरीर बूढ़ा हुआ है, मन अभी भी जवान है। तो क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे? तुम्हारे शरीर में तो उत्तेजना आती ही नहीं होगी। मेरे यह कहते ही वह हंसने लगा। शरीर की उत्तेजना से मेरा क्या लेना देना? मन की उत्तेजना से मुझे मतलब है। आगे का पार्ट पढ़ने के लिए पार्ट 11 पढ़े। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।